असावधानी से पर्दा उठाकर जैसे ही आनंद ने कमरे में प्रवेश किया, वो सहसा रुक गया। सामने सोफे पर हरी साड़ी में सुसज्जित एक लड़की बैठी कोई पत्रिका देखने में तल्लीन थी। आनंद को देखते ही वो चौंक कर उठ खड़ी हुई। आप? सकुचाते स्वर में उसने पूछा। जी मैं राय साहब, घर पर हैं क्या? जी नहीं, अभी ऑफिस से नहीं लौटे। और मालकिन? आनंद ने पायदान पर जूते साफ करते हुए पूछा। जरा मार्केट तक गई है। घर में और कोई नहीं है? संध्या है, उनकी बेटी, अभी आती है। वो साड़ी का पल्लू ठीक करती हुई बोली। आपको पहले देखने का कभी? जी मैं सहेली हूँ उसकी, बात काटते हुए बोली। आप बैठिए, मैं उसे अभी बुलाकर लाती हूँ। जैसे ही वो संध्या को बुलाने दूसरे कमरे की ओर मुड़ी, किनारे रखी मेज से वो टकरा गई, फिर अपने को संभालती हुई जल्दी से भाग गई। आनंद उसकी अस्त व्यस्त दशा देख मुस्कुरा उठा और दीवार पर लगे चित्रों को देखने लगा। कुछ समय तक न संध्या और न उसकी सखी ही आई तो आनंद ने बिना आहट किए दूसरे कमरे में प्रवेश किया। सामने वो लड़की खड़ी बाथरूम का किवाड़ खटखटा रही थी। आनंद हौले से एक और हट गया। अभी कितनी देर और है तुझे? लड़की ने तनिक ऊंचे स्वर में पूछा। चिल्लाए क्यों जा रही है? कह जो दिया आती हूँ। परंतु वो कौन है? भीतर से सुनाई दिया। मैं क्या जानूं? बैठक में बैठा देवी जी की प्रतीक्षा कर रहा है। तू चलकर उसका मन बहला जरा, मैं अभी आई। वाह, अतिथि तुम्हारा और मनोरंजन करे हम। इसके साथ ही चिटकनी खुलने की आवाज सुनाई पड़ी। आनंद झट पर्दे की ओट में हो गया। घबरा तो ऐसे रही है मानो ससुराल से कोई देखने आया है, संध्या बाथरूम से निकलते हुई बोली। संध्या? उस लड़की ने लाज से आंखें झुकाते हुए संध्या का पांव दबाया। आनंद सामने खड़ा दोनों की बातों पर मुस्कुरा रहा था। ओ आप? संध्या ने आंचल संभालते हुए कहा। कब आए? 5:10 पर। इस उत्तर पर संकोच से सिमटी संध्या की सखी की हंसी छूट गई। ओ, ये मेरी सहेली निशा है और आप मिस्टर आनंद, संध्या ने दोनों का परिचय कराते हुए कहा। तीनों बैठक में आए। उसी समय राय साहब, मालकिन और संध्या की छोटी बहन रेणु ने कमरे में प्रवेश किया। आनंद को देखते ही सब प्रसन्नता से खिल उठे। रेणु तो हाथ के खिलौने फेंक आनंद की टांगों से लिपट गई। आनंद ने उसे गोद में उठा लिया। आश्चर्यचकित निशा से ना रहा गया। उसने धीरे से संध्या को समीप खींचते हुए पूछा, तो ये है वो श्रीमान? हाँ री, क्यों, कैसे लगे? सो कहकर निशा साथ वाले कमरे में भाग गई। संध्या ने तीव्रता से उसका पीछा किया और उसकी कमर में चुटकी लेते हुए बोली। अब बोल, क्या कहा था तूने? अरे लड़ती क्यों है? कह जो दिया, अच्छा, गुड। अब प्राण लेगी क्या? सच कहती हूँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वंडरफुल। अब आई सीधे मार्ग पर, संध्या उसे छेड़ते हुए बोली। लाठी के भय से तो लोग दिन को रात कह देते हैं, कमर को सहलाते हुए निशा ने बड़बड़ाकर कहा। संध्या फिर उसकी ओर लपकी, पर पापा की आवाज सुनकर रुक गई। सब उसी कमरे में आ पहुंचे। दोनों को वहां देखकर राय साहब बोले, अरे तुम अभी यहीं हो? मैंने समझा तुम चाय का प्रबंध कर रही हो। आज तो चाय भी बढ़िया बननी चाहिए, आनंद जो आया है। क्यों संध्या? हाँ पापा, अभी तैयार हुई, संध्या ने धीमे स्वर में कहा। ना पापा, आनंद साहब चाय तो रोज ही पी जाते हैं, किंतु अपना वचन कभी पूरा नहीं करते, रेणु ने मुंह बनाकर कहा। कहो तो कौन सा वचन है? आनंद ने प्यार से रेणु की ओर देखते हुए पूछा। नई कार का। ओह, और यदि ये वचन अभी पूरा कर दे तो चाय के साथ मिठाई भी। अच्छा, तो बात से मुकरना मत, अजी आपकी भांति झूठे नहीं हैं। रेणु की इस बात पर सभी हंस पड़े। तो लो, अपनी आंखें बंद करो जरा। जैसे ही रेणु ने अपनी आंखें मींची, आनंद ने सामने की खिड़की खोल दी। रेणु आंखें खोलकर उल्लास से चिल्लाई, पापा कार, और जल्दी से बाहर की तरफ भागी। सभी खिड़की की ओर लपके और बाहर झांककर सफेद कार रंग की एक कार को देखने लगे जो पिछवाड़े खड़ी थी। थोड़े ही समय में घर का प्रत्येक व्यक्ति नई गाड़ी के पास इकट्ठा हो गया और हर कलपुर्जे का निरीक्षण होने लगा। संध्या और रेणु तो प्रसन्नता से फूली नहीं समा रही थी। आनंद बंबई की एक प्रसिद्ध मोटर कार का सेल्स मैनेजर था और कार की खरीद के विषय में ही उसका राय साहब के यहाँ आना जाना आरंभ हुआ, जो अब घनिष्ठता में परिवर्तित हो गया था। यूं तो वो राय साहब के एक निकटतम मित्र का भांजा था, किंतु अधिक जान पहचान कार खरीदने के सिलसिले में मिलने से बड़ी थी।
इसी संबंध में राय साहब कुछ और ही सोच बैठे थे और वो था आनंद और संध्या का विवाह। यह बात आनंद और संध्या से भी न छिपी थी। वे राय साहब की सहमति को जान चुके थे। संध्या से हर भेंट आनंद को लक्ष्य के निकट ला रही थी। चाय के पश्चात सब अपनी धुन में खोए थे। आनंद अवसर पाकर चुपके से कार की ओर बढ़ा, जहां संध्या बड़े ध्यान से उसे देख रही थी। आनंद उसके पास पहुंचकर बोला, अच्छी लगी? अच्छी, बहुत अच्छी। और फिर सफेद रंग तो मेरा प्रिय रंग है, तभी तो लाया हूं ये रंग, सादा सा। तुम्हें भी तो सादापन अत्यंत प्रिय है तो चमकीले भड़कीले रंग तो मुझे भी नहीं भाते, परंतु कभी कभी इनकी चमक आकर्षित भी कर लेती है महोदय। संध्या ने कुछ ऐसे ढंग से उत्तर दिया कि आनंद हंस पड़ा और बात बदलते हुए बोला, अच्छा छोड़ो इन बातों को, एक बात मानोगी? क्या? संध्या ने पूछा। चलो नई कार में घूमने चले, पापा से जाकर पूछाऊं। कैसी विचित्र बातें करती हो, ये भी भला कोई पूछने की बात है? तो यूं ही चली चलूं क्या? नहीं तो और क्या, निशा को तो घर तक छोड़ने तुम्हें जाना ही होगा। बहाना बनाकर चोरों की भांति चले तो ना सही रहने दो। सामने से आती निशा को देखकर आनंद ने मुंह बनाते हुए कहा और भीतर की ओर चला गया। राय साहब ने उसे देखकर पूछा, क्यों संध्या को कैसी जची? मेरे सामने तो वो अच्छी ही कहेगी। और हाँ राय साहब, ड्राइवर का क्या करना होगा? गाड़ी ले दी है तो इसको चलाने वाला भी तुम्हें ही देना पड़ेगा। तो गाड़ी उस समय तक नहीं, उसे तो ले लो। अभी रजिस्ट्रेशन इत्यादि में भी तो दिन लग जाएंगे। यदि ड्राइवर जल्दी ना मिला तो आपको ड्राइवर बना लेंगे। पास खड़ी रेनू बोल उठी। हट दुष्ट कहीं की, मालकिन ने रेनू को डांटते हुए कहा। राय साहब यह सुनकर मुस्कुरा दिए और फिर आनंद की ओर देखते हुए बोले, तो इसमें हानि ही क्या है? इसी बहाने हम भी कार चलाना सीख लेंगे। आनंद उनसे विदा लेकर कार की ओर बढ़ा। निशा और संध्या वहां पर नहीं थी। आनंद ने इधर उधर देखा, किंतु वे कहीं दिखाई नहीं दी। विवश और खिन्न मन से कार स्टार्ट की और फाटक से बाहर निकल गया। गाड़ी थोड़ी ही दूर गई थी कि सामने पटरी पर संध्या और निशा पैदल चलती हुई दिखाई पड़ी। आनंद ने चाहा कि गाड़ी को दौड़ाकर आगे बढ़ जाए, किंतु इससे पहले ही दोनों ने मुड़कर उसे आते देख गाड़ी खड़ी करने का संकेत किया। आनंद ने गाड़ी बिल्कुल उनके समीप रोक ली और संध्या को देखते हुए गंभीरता पूर्वक बोला, कहिए। देखिए, हमें सामने चर्च तक जाना है, यदि लिफ्ट दे सकें तो। ओह समझा, परंतु मेम साहब, ये गाड़ी मेरी नहीं राय साहब की है और उनकी आज्ञा के बिना किसी को लिफ्ट देना उचित ना होगा। तो क्या हुआ, एक दिन हमारे लिए चोरी ही सही। नहीं मेम साहब, हम गरीब की नौकरी का प्रश्न है, मैं अपने पेट पर खुद कैसे लात मार सकता हूँ। घबराइए नहीं, यदि राय साहब ने नौकरी से जवाब भी दे दिया तो हम अपने पास रख लेंगे। आप क्या देंगी मुझे? केवल 2 समय का खाना। राय साहब तो मुझे वो सब कुछ देने वाले हैं जो आप क्या दे पाएंगी। हम भी तो सुने क्या देने वाले हैं। अपनी लाडली, अर्थात हमें अपना। आनंद, संध्या चिल्लाई और निशा को खिलखिलाते देख लजा गई। आनंद ने हाथ बढ़ाकर कार का दरवाजा खोला और दोनों हंसती हुई भीतर आ बैठी। निशा को घर छोड़कर आनंद ने कार समुद्र की ओर मोड़ ली। दोनों कुछ समय तक मौन बैठे रहे। आनंद गाड़ी में लगे दर्पण में संध्या के मुंह के भाव देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसके कपोलों पर एक रंग आता और दूसरा जाता। अपने आंचल को उंगलियों में लपेटते हुए वो बोली, आनंद हूँ, ये आपने अच्छा नहीं किया। ओ, आनंद ने गाड़ी रोकते हुए कहा, मैं तो भूल ही गया था। पर आपने गाड़ी क्यों रोक दी? इसीलिए कि मैंने ये अच्छा नहीं किया, तुम पीछे अकेली और मैं। परंतु मेरा ये आशय नहीं था, वो बात काटते हुए बोली। मैं तो उस बात को कह रही थी जो आपने निशा के सम्मुख कह दी, बस इसी पर बिगड़ बैठी। आनंद ने एक ठहाका लगाया, फिर बोला, संध्या आगे आओ। नहीं, यहीं ठीक हूँ, वो गंभीर मुद्रा में बोली। अब आ भी जाओ, आनंद ने उसे बाह से खींचते हुए कहा और कुछ हट के पश्चात उसे फ्रंट सीट पर अपने साथ बैठा लिया। परंतु उसमें झूठ ही क्या था। आनंद ने दोबारा गाड़ी चलाते हुए कहा, झूठ हो या सच, पर यह रहस्य ही रहना चाहिए। वो क्यों? इसीलिए कि यह बात कहीं हवा में उड़कर ही ना रह जाए। तो तुम ऐसा भी सोचती हो? आज पुरुषों का क्या भरोसा, जब मन चाहा बोरिया बिस्तर समेटा और चल दिए। इसमें हमारा क्या दोष? यदि किसी सराय में आराम और सुख ना मिले तो यात्री बेचारे के पास उपाय ही क्या रह जाता है। बातों बातों में दोनों समुद्र पर पहुंच गए।
आनंद ने गाड़ी एक और लगा दी और संध्या को खींचकर पानी की ओर ले चला। दोनों के हृदय सागर की उठती तरंगों के समान उल्लास से उछल रहे थे। संध्या सैंडल उतारकर साड़ी को घुटनों तक उठा पानी में उतर गई और संकेत से आनंद को अपने पास बुलाने लगी। उसके ना आने पर स्वयं खींचकर उसे लहरों में ले आई। आनंद चिल्लाया, उसकी पतलून और जूते सब भीग गए, परंतु संध्या ने एक न सुनी। पानी की एक बड़ी उछाल आई और दोनों को सिर से पांव तक भिगो गई। दोनों एक दूसरे को थामे मौन खड़े थे, मानो उछाल के उतार के साथ ही यौवन का उत्साह बह गया हो। संध्या ने शरीर से चिपके हुए कपड़ों को ठीक करने का प्रयत्न किया और धीरे धीरे पांव उठाती तट की ओर बढ़ी। तट पर बिछी एक बेंच पर बैठकर वे अपने कपड़ों को निचोड़ने लगे। घर वाले पूछेंगे तो क्या कहूंगी? संध्या ने आंखें नीचे किए हुए पूछा। कह देना समुद्र में कूदी थी। किसी लिए? शरीर से ज्वाला जो भड़क रही थी। फायर ब्रिगेड नहीं तो समुद्र ही सही। चलो हटो, आपको तो मजाक सूझ रहा है, मेरी तो भय के मारे प्राण निकले जा रहे हैं। प्रेम का दूसरा नाम ही उपहास है, तो आप प्रेम की पवित्र भावना को उपहास समझते हैं? मैं तो नहीं, वैसे है ये कुछ ऐसी वस्तु। कुछ व्यक्ति को इसे स्वर्ण जल भी बोलते हैं। तो जाइए, छली कहीं के, संध्या मुंह फेरते हुए बोली। बस बिगड़ने लगती हो। यदि बात बात पर ऐसे ही बिगड़ोगी तो जीवन कैसे कटेगा? रोते चिल्लाते और कभी मार पिटाई में भी, संध्या ने उसी मुद्रा में उत्तर दिया। तब तो खूब कटेगी। घर में रेडियो की जरूरत ही नहीं होगी। रेडियो तो एक और रसोई घर में बर्तन भी साथ देंगे। अति सुंदर। पड़ोसी सिनेमा तक जाना छोड़ देंगे और हमारी आय बढ़ेगी। क्या इस नाटक पर टिकट भी लगेगा? क्यों नहीं? किसी के बाबा के नौकर हैं जो दिन रात हम अपना खेल मुफ्त में दिखाएंगे। बाबा के नौकर, धंधा तो इतना पसार रहे हो, पर हम दोनों करेंगे क्या क्या? सच ही है, स्त्रियों की बुद्धि चुटिया में ही होती है। वो जो 6-4 नन्हे मुन्ने होंगे वो किस काम आएंगे? ये सुनते ही संध्या खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसके साथ ही आनंद भी। बातों बातों में दोनों कहाँ पहुंच गए थे। इन बातों में उन्हें कितना आनंद मिल रहा था। संध्या, आनंद ने उसके कंधे को धीरे से छूते हुए कहा, यदि आज तुम हंस ना देती तो मैं हारने वाला ना था। वो तो अच्छा रहा, जीत मेरी रही। देखिए वो क्या है? नीलकंठ। बहुत सुंदर पक्षी है। क्या वो इस पेड़ से उड़ा है? जी, न जाने यहाँ कब से बैठा हमारी बातें सुन रहा था। तो क्या हुआ? मूक पक्षी किसी से कहेगा थोड़े ही। संसार वालों से तो नहीं, परंतु इंद्रलोक में हमारे प्रेम की चर्चा तो अवश्य होगी। अच्छा संध्या, एक बात पूछूं? कहिए। आज से हम अपने प्रेम को नीलकंठ की संज्ञा देते हैं। और हाँ, जीवन में हमने यदि कभी कोई मकान बनाया तो उसका नाम भी नीलकंठ ही रखेंगे। तो अब स्त्रियों की बुद्धि भी दूर तक सोचने लगी और फिर दोनों हंसने लगे। संध्या जब घर पहुंची तो अंधेरा हो चुका था। वो भीगी बिल्ली के समान दबे पांव सबकी दृष्टि से बचती अपने कमरे की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने को हाथ बढ़ाया, किसी का आवाज सुनकर वो कांप गई। वो मालकिन थी जो इतनी देर से आने का कारण पूछ रही थी। मम्मी, जरा निशा के घर देर हो गई, संध्या ने धीमे स्वर में उत्तर दिया। तुम तो भीग रही हो, क्या बाहर बारिश हो रही है? हाँ मम्मी, रास्ते में इतनी जोर की बारिश आ गई कि। पर मम्मी को मुस्कुराते देखकर वो चुप हो गई। जान पड़ता है कि आज मेरी बिटिया झूठ बोल रही है। तो मैंने कब कहा ये सच है? संध्या की बात सुन मम्मी की हंसी छूट गई। उसे देखकर संध्या भी हंस पड़ी और अपनी बाहें उनके गले में डालकर बोली, माँ, मेरी अच्छी माँ, तू बुरा तो नहीं मान गई? आज आनंद बाबू के संग गई थी समुद्र तट पर। वो हठपूर्वक मुझे संग ले गए थे। मैं तो चलकर ही जा रही थी, परंतु उन्होंने नई कार का दरवाजा खोल दिया। अब ऐसे में करती भी क्या मैं माँ? संध्या कहते कहते मौन हो गई। उसने देखा मम्मी उसकी बातों से अधिक उसके चेहरे को ध्यानपूर्वक देख रही है। संध्या लजाकर अलग हो गई और बोली, मैं मूर्ख भी जाने क्या क्या बके जा रही हूँ। अच्छा अब जा, जल्दी से कपड़े बदल ले, कहीं सर्दी ना लग जाए। अच्छा मम्मी, पापा से तो संध्या ने प्रार्थनापूर्वक दृष्टि से देखते हुए कहा, हाँ हाँ, कुछ नहीं बोलूंगी, पर अभी से इतना मेलजोल रखना उचित नहीं। संध्या ने अपना सिर हिलाया और भीतर चली गई। दरवाजा बंद करते ही उसने मम्मी की आहट सुनने के लिए कान द्वार पर लगा दिए और उसके बाद चिटकनी चढ़ाकर सामने दर्पण में अपना रूप निहारने लगी। बिखरे बाल, भीगे कपड़े,
होठों पर चंचल मुस्कान और आंखों में किसी से प्यार की लौ। क्या दशा हो रही थी। वो स्वयं लजा गई और झट दर्पण से मुख मोड़कर उसने कपड़ों की अलमारी खोली। जैसे ही उसने भीगी साड़ी शरीर से हटानी चाही, किसी की आवाज ने उसे चौंका दिया। जरा बत्ती तो बंद कर ली होती। ये रेनू थी जो एक और बैठी पड़ रही थी। संध्या उसे देखते ही बोली, दुष्ट कहीं की, मेरे तो प्राण ही सुखा दिए तूने। मैं समझी ना जाने कौन है। संध्या ने हाथ बढ़ाकर बत्ती बुझा दी। चारों ओर अंधेरा छा गया। संध्या ने तौलिए से गीला शरीर पोंछते हुए कहा, रेणु। हाँ दीदी, अगर तुम्हें कोई इस अंधेरे में पढ़ने के लिए कहे तो क्या तुम पढ़ लोगी? दीदी, तुम भी कैसी बातें करती हो? तुम ही कहो, तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है क्या? हाँ रेणु, कमरे की प्रत्येक वस्तु, जैसे तुम्हारी पुस्तक, मेज पर रखे फूल। बस बस, मैं समझ गई। क्या समझी? संध्या ने ब्लाउज के बटन बंद करते हुए पूछा। तुम जरूर किसी अन्य स्थान का प्रकाश चुरा लाई हो, जिससे ये सब चीजें तुम्हें दिखाई दे रही हैं। तुम ठीक कहती हो रेणु, संध्या ने उजाला करते हुए कहा। उजाला होते ही कमरा जगमगा उठा और रेणु संध्या की ओर देखती ही रह गई। उसकी दीदी रात्रि को काली साड़ी में यूं दिखाई दे रही थी मानो बादलों में चांद। तभी मालकिन के स्वर ने दोनों की तंद्रा भंग कर दी और दोनों बाहर जाने को बढ़ी। कदाचित भोजन के लिए उनकी प्रतीक्षा हो रही थी।